और ये तस्वीरें हम आपको गांव बदरपुर के जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ से दिखा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आज कोई प्रोग्राम है, उसके हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सूचित किया जाता है कि गांव के पंचायत भवन में ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। आज सभी 9 तारीख को सुबह 10:30 बजे वहां जा रहा है। आप सभी 9 तारीख को सुबह 10:30 बजे वहां पहुंचे। धन्यवाद। सुनो, आप सभी गांव वासियों को सूचित किया जाता है कि गांव के पंचायत भवन में ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। 10:30 बजे वहां पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको बदरपुर जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ से दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रिंसिपल सर जो डाइट से आए हैं उनका स्वागत करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये तस्वीरें हम आपको बदरपुर स्कूल से दिखा रहे हैं। दोस्तों जितने भी इस वीडियो को कारीगर, पंचों और ग्रामीणों का स्वागत। मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आपको श्री बिरजू के निधन की सूचना दूं। वह बहुत ही सहनशील व ईमानदार व्यक्ति था। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में भाग लेते हुए गांव की बहुत सी समस्याओं के बारे में ग्राम पंचायत का ध्यान आकर्षित करते थे एवं उनके समाज। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत रूप तीसरे गांव में कई विकास कार्य करवाए, लेकिन बीमारी के कारण उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। मैं अपनी व पंचायत की ओर से संवेदना प्रकट करती हूँ। के बारे में बुरा नहीं चाहा। करेंगे। ओम शांति। विभिन्न विभागों के अधिकारी आए हुए हैं। सरकारी विद्यालय से अलका जी, सरकारी अस्पताल से डॉक्टर सोनम जी, पुलिस विभाग से क्षमता जी, आंगनबाड़ी जी, नलकूप कर्मी आकाश जी, बिजली विभाग से मनीष जी और सफाई कर्मचारी रेखा जी। मैं इन सभी का निजी तौर पर स्वागत करती हूँ। सरपंच साहब जी, उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण और सम्मानित ग्रामवासियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जिसने गांव के कुछ मामलों के मुद्दों पर सहमति बनाई थी वह इस प्रकार है। स्कूल के पास वाले तालाब का पानी निकालकर खुदाई व सफाई करना, दादा खेड़े के पास वाली गली को पक्का करना, पशु अस्पताल में डॉक्टर के खाली पद को भरना और गांव में डस्टबिन रखवाना, सरकारी विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति को बढ़ाना और सिलाई सेंटर खुलवाना। आदरणीय ग्रामवासियों, जैसा कि पंच साधना जी ने हमारी पिछली ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई, तालाब का पानी निकाल दिया गया है और खुदाई चल रही है। दादा खेड़ा वाली गली को भी पक्का कर दिया गया है। डॉक्टर के खाली पद को भरने के लिए ग्राम पंचायत के प्रारूप को सरकार के पास भेज दिया गया है। हम बार बार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के माता पिता से मिले, जिसके बाद विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ी है। गांव में प्रमुख जगहों पर डस्टबिन रखवा दिए गए हैं। सिलाई सेंटर के लिए दिया गया है। सरपंच साहब, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी बोलिए। सरपंच साहब, तालाब का पानी निकाल दिया गया है और खुदाई चल रही है। अगर इस मिट्टी को सरकारी स्कूल के ग्राउंड में डाल दिया जाए
तो अच्छा होगा। क्यों भाइयों, ठीक है ना? क्या सभी ग्रामवासी मिट्टी को स्कूल के ग्राउंड में डलवाने के लिए सहमत हैं? सरपंच जी, क्या मैं भी बोल सकती हूँ? जी बोलिए। आदरणीय सरपंच साहब, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर के खाली पद को भरने के लिए क्यों ना मंत्री जी से मिला जाए। धन्यवाद। ठीक है भाई, ऐसा भी करके देख लेते हैं। कुछ बोलना चाहती हूँ। जी बोलिए। आपने बस स्टैंड के पास डस्टबिन तो रखवा दिए हैं, परंतु उनकी सफाई नहीं होती और उनसे गंदी बदबू भी आती है। कृपया इस समस्या का समाधान करें। आपके वार्ड की सफाई की जिम्मेदारी सफाई कर्मचारी रेखा की है। क्यों भाई, सफाई क्यों नहीं की? सरपंच जी, मैं पिछले 2-3 दिनों से बीमार थी, इसलिए सफाई नहीं कर सकी। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। धन्यवाद। जी हाँ। हमारे ग्रामवासियों और हमारे सरपंच साहब, हमें जिन साधनों से आय प्राप्त हुई है वो इस प्रकार हैं। शामला जमीन के पट्टी पर देने से प्राप्त 40,000 रुपये और मछली पालन के लिए दोनों तालाबों से प्राप्त आय 1,60,000 रुपये और दुकानों का किराया 4,500 रुपये। पशु मेले से पर्ची काटने पर प्राप्त आय 6,000 रुपये और शराब के ठेके की आमदनी 15,000 रुपये। कूड़ा करकट बेचने से 4,200 रुपये। सरकारी ग्रांट 20 लाख रुपए हैं। मोबाइल टावर लगवाने का किराया व टैक्स 4500 रुपये और कुल जमा 8,76,000 रुपये। खर्चा जो इस वर्ष हुआ है: तालाब का पानी निकालने पर खर्च 6,200 रुपये, मिट्टी की खुदाई का खर्च 15,000 रुपये और मंदिर वाली गली को पक्का करने का खर्च है 2,15,000 रुपये। सिलाई सेंटर के निर्माण का खर्च 10,000 रुपये। बस अड्डे पर शौचालय निर्माण का खर्च है 20,000 रुपये। पंचायत फंड में बकाया धनराशि है 8,76,000 रुपये। धन्यवाद। आदरणीय ग्रामवासियों, है क्या आप सब इससे सहमत हैं? हमारी कार्यवाही का अगला मद है लेखा परीक्षण रिपोर्ट। अब हमारे ग्राम सचिव जी लेखा परीक्षण रिपोर्ट लेंगे और हमें ऑब्जेक्शन के बारे में जानकारी देंगे। हमारा पिछला ऑडिट 2024 में हुआ था। इसमें जो भी लेन देन और लेखा जोखा पाया गया है वो बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं पाया गया है। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और पिछले है पंचायत के अनिवार्य खर्च: बिजली के बिल 40,000 रुपये, सफाई कर्मचारी व चौकीदार का वेतन 2,50,000 रुपये, खेलकूद प्रतियोगिता में 20,000 रुपये और निर्माण कार्य के लिए जितना भी खर्च हुआ है पब्लिक वर्क्स में 1,40,000 रुपये और जन स्वास्थ्य व शिक्षा के लिए 1,10,000 रुपये। अन्य मदें जो दी गई हैं वह 60,000 रुपये हैं। 8,000 रुपये ऋण की किस्त जो हमने भुगतान करी है वो 17,000 रुपये है और अंशदान स्कीम से 1,10,000 रुपये। आमदनी जो हमारी है ग्राम पंचायत के अपने स्रोतों से जो आय प्राप्त होती है, शक्कर बेचने से प्राप्त आय 10,000 रुपये, PRI अनुदान 40 में, CD अनुदान व अन्य 40,000 रुपये और दान जो स्कूल भवन के लिए दिया गया है वो 60,000 रुपये है और जो खेलों के लिए दिया गया है वह 70,000 रुपये है। 6,45,000 रुपये और वित्तीय वर्ष में अनुमानित आय 6,45,000 रुपये और व्यय जो हुआ है 50,90,000 रुपये। वर्ष के अंत राशि 1,36,000 रुपये है। धन्यवाद। भावी विकास योजनाओं पर चर्चा करना। सभी ग्राम सभा सदस्यों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखते हुए एक एक करके अपने क्षेत्र की समस्याएं रखें। चाहती हूँ। जी बोलिए। सरपंच साहब, हमारे गांव में आंगनवाड़ी भवन की स्थिति ठीक नहीं है। आपसे अनुरोध करती हूँ कि गांव में आंगनवाड़ी भवन की स्थिति में सुधार लाया जाए। जी हाँ, हम इस समस्या का समाधान जल्द ही करेंगे और हम इस विषय के बारे में विस्तार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नवरूप जी से पूछ लेते हैं।
माननीय पंच जी और ग्राम सभा के सभी आदरणीय सदस्यों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नवरूप है और मैं हमारे गांव की आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि जो आंगनवाड़ी भवन है वो एक गंभीर समस्या है। जो आंगनवाड़ी भवन है उसकी छत और दीवारें कमज़ोर हो चुकी है। बारिश के समय उसमें से पानी भी आता है और छत गिरने का खतरा भी है। इससे छोटे बच्चों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और जो आंगनवाड़ी भवन में रसोई घर है उसमें फर्श टूट चुका है, जिसके कारण खाना बनाने वालियों को तकलीफ होती है। कृपया करके हमारी समस्या का समाधान किया जाए और वहां पर बच्चों के लिए झूले भी लगाए जाए। धन्यवाद। इस समस्या का समाधान जल्द ही करेंगे और वहाँ पर बच्चों के लिए झूले भी लगाए जाएंगे। सरपंच साहब जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं भी बोल सकती हूँ? जी बोलिए। सबसे पहले तो मैं सरपंच साहब जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ग्राम सभा का आयोजन किया और मुझे बोलने का मौका दिया। सरपंच साहब जी, हमारे मोहल्ले की सड़क की तरफ लोगों ने कुर्सियाँ डाल रखी है और बरसात में सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। हरियाणा पंचायत अधिनियम धारा 24 के तहत नोटिस जारी करें, उन्हें उठवाएं या पंचायत द्वारा बोली लगाकर बेचे जाए। धन्यवाद। के बारे में प्रभावी कदम उठाने होंगे। मैं लोगों से आग्रह कार्यवाही करनी पड़ेगी। सरपंच साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल खेलों का भी अच्छा स्कोप है और बच्चे नशे के आदी होने से बचे रहते हैं। हमारे गांव में स्टेडियम की कमी है। अगर स्टेडियम बनवा दिया जाए तो विचार किया जाए। धन्यवाद। हाँ, इसके बारे में हम विभाग से बात करेंगे और गांव के बाहर पड़ी खाली जमीन पर स्टेडियम बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सरपंच साहब। जी सरपंच साहब, आज गांव की गली गली में सस्ता नशा बिकने लगा है और हर दुकान पर उपलब्ध है, जिससे छोटे छोटे बच्चे इसके आदी हो रहे हैं। क्या नशा बेचने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है? जी हाँ। बच्चों की रोजी रोटी है जिससे मेरा घर चलता है, परंतु मैं कोशिश करूंगा कि छोटी उम्र वाले बच्चों को यह ना बेचूं। हूँ कि वह छोटे बच्चों को यह ना बेचे और मैं सभी माता पिता से भी निवेदन करती हूँ कि वे अपने बच्चों को नशे से दूर रखें। के बच्चे नशे की आदत में फंसते जा रहे हैं। इसके लिए 5 सदस्यों की एक निगरानी कमेटी बना दी जाए तो नशा करने वालों पर नजर रखी जाए। ये पंच खुशी जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक निगरानी कमेटी बना देते हैं जो नशा करने वालों पर नजर रखेगी। विभाग से भी कर्मचारी आए हुए हैं, हम उनसे भी पूछ लेते हैं कि उन्होंने इस विषय में क्या कार्यवाही। पहले तो सरपंच जी व समस्त ग्राम वासियों को मेरा प्रणाम। मैं पुलिस विभाग से कर्मचारी संता। जैसा कि आप बता रहे हैं कि गांव में नशा करने वाले बढ़ रहे हैं और खुलेआम नशा बिक रहा है, इसके लिए हमने कई बार छापे मारे हैं और कई लोगों को पकड़ा भी है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस समस्या को जल्द ही हल कर दिया जाएगा। धन्यवाद। गली नंबर 5 में पानी का प्रेशर बहुत कम आता है और वह भी केवल कुछ समय के लिए आता है, जिससे पानी की बहुत समस्या हो रही है। कृपया साहब, गली नंबर 5 की पाइपलाइन ट्रैक्टर ट्राली के कारण लीक हो गई थी। कल उसकी मरम्मत करवा दी जाएगी। परसों तक पानी की समस्या हल हो जाएगी। सरपंच साहब, हमारे गांव में सिलाई सेंटर नहीं है। अगर खुलवा दिया जाए तो हमारे गांव की लड़कियां भी सिलाई सीख जाएंगी, जो कि भलाई के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। हमने यह मुद्दा पिछली बार भी उठाया था। मैं इसके बारे में महिला बाल विकास अधिकारी से बात करूंगी। बोलिए। बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। गंदा पानी नालों से होकर मुख्य तालाब में जाता है, जिससे तालाब का पानी खराब हो रहा है। पशुओं को पिलाने के लायक भी नहीं बचता है। इसके लिए बीच में जगह देकर सोख्ता खड्डे बनवाने चाहिए ताकि पानी जमीन में जा सके और 3 हमारे काम आ सके। साथ ही तालाब के किनारे पर पेड़ भी लगाने चाहिए। भरवाया जाएगा।
सरपंच साहब, मैं भी बोलना चाहती हूँ, क्या इजाज़त है? जी बोलिए। धन्यवाद सरपंच साहब। हमारे गांव के बच्चों में मोबाइल के प्रयोग की आदत बढ़ती जा रही है। वे दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और खेलने की आदत भी कम हो रही है। इस मामले में कुछ किया जाए ताकि बच्चे मोबाइल से दूर रह सकें। की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक निगरानी कमेटी बना देते हैं, जो बच्चों के सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों के मोबाइल प्रयोग पर नजर रखे। जी कहिए। सरपंच साहब, गांव में जगह जगह बिजली के खंभों से तारें नीचे लटकी हुई हैं, जिनसे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इस पर शीघ्र ही ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्मचारी मनीष जी से पूछ लेते हैं। आदरणीय सरपंच साहब, मैं बिजली विभाग से मनीष। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते आई आंधी के कारण कई जगह तारें लटक गई थी। हमने विभाग को सूचित कर दिया है और इस पर कार्य भी शुरू कर दिया है। आने में सब कार्य हो जाएगा। गाँव की आशा वर्कर हूँ। मैं एक गंभीर मुद्दे पर गांव का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि पिछले साल हमारे गांव में कुल 62 बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें 25 लड़कियां और 37 लड़के हुए। इस साल अब तक हमारे गांव में कुल 57 बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें 25 लड़कियां और 32 लड़के हुए। अंतर क्यों है, यह चिंता का विषय है। मैं इस बारे में लोगों को जागरूक करती रहती हूँ। यह समस्या सच में बहुत गंभीर है। हमें मिलजुल कर इस समस्या का हल करना होगा। आप मेरी जो भी शादी हुई है और किन किन को बच्चा पैदा होने की आस है, यह लिंग जांच की आशंका पर कार्यवाही की सिफारिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच जी, मुझे बोलने के लिए मौका दिया। अपना गांव निर्मल गांव है। गांव में सभी घरों में शौचालय बने हुए हैं, परंतु यह पूरे गर्व की बात है कि गांव के दोनों तरफ सामूहिक शौचालय बने हुए हैं। जैसा कि सरपंच जी आप जानते हैं कि अभी भी कुछ आदमी खेतों में घूमने जाते से आग्रह करती हूँ कि वे अपने घरों में बने शौचालय या फिर सार्वजनिक शौचालय में ही जाएं। यह इसकी भी निगरानी करनी पड़ेगी। दीपिका अलका हूँ। सरपंच साहब, हमारे विद्यालय में इसके लिए पहले से ही एक निगरानी कमेटी बनी हुई है, जो इसकी निगरानी करती है और हम समय समय पर इसके दुष्प्रयोगों को लेकर लोगों को जागरूक करते रहते हैं। में दहेज प्रथा का चलन बढ़ता ही जा रहा है, जो कि गलत है। इसे भी रोका जाना चाहिए। यह गांव व समाज दोनों के लिए उचित नहीं है। आप इस दहेज प्रथा के विषय में एक कठोर कदम उठाएं, ताकि गांव में दहेज लेन देन रोका जा सके। इसके लिए भी एक निगरानी कमेटी बना दी जाए, जो कि दहेज लेने देने वालों पर नजर रखे। जी हाँ, हम इसके लिए पंच संजना जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक निगरानी कमेटी बना देते हैं, जो दहेज लेने या देने वालों पर नजर रखेगी। बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच विभिन्न विभागों के अधिकारीगण आए हुए हैं। मैं विद्यालय की प्रधानाचार्य अलका जी से अनुरोध करूंगी कि वे भी अपनी बात रखें। धन्यवाद सरपंच साहब। मैं बताना चाहूँगी कि अपना विद्यालय अच्छे से कार्य कर रहा है और स्टाफ सदस्य भी बहुत मेहनती है। और हमारे विद्यालय की लड़की अनुष्का ने कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा में जिले स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे विद्यालय की वॉलीबॉल टीम भी राज्य स्तर पर उपविजेता रही है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक गतिविधियों में भी अपने विद्यालय ने सफलता प्राप्त की है। सरकार बेहतर शिक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है, पर हमारी कुछ समस्याएं भी हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। एक तो बच्चे नलके से पानी पीते हैं, जो कि पीने लायक नहीं है। इसलिए बच्चों के लिए आरओ और वाटर कूलर लगवाया जाए। बच्चों के अभिभावक पीटीएम बैठक में बहुत कम आते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए बच्चों के अभिभावक पीटीएम बैठक में जरूर आया करें। धन्यवाद। जी हाँ, हम अपने विद्यालय में बच्चों के लिए आरओ और वाटर कूलर लगवाएंगे और सभी माता पिता से अनुरोध है कि वे बच्चों की पीटीएम बैठक में जरूर जाया करें। यह पीटीएम बैठक आपके बच्चों के लिए ज़रूरी होती है
इससे आपको आपके बच्चों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी अस्पताल से आई हुई डॉक्टर सोनम से अनुरोध करूंगी कि वे भी अपनी विभाग की जानकारी हमारे ग्रामवासियों को दें। एजेंडे का अगला मद है जलापूर्ति व्यवस्था करना। जन स्वास्थ्य विभाग से पेयजल आपूर्ति के बारे में जो कार्य शुरू किया जाना था उसमें क्या देरी हो रही है? नहीं, विभाग की तरफ से टेंडर जारी कर दिए गए हैं एवं उन पे कार्यवाही भी शुरू हो गई है। प्रस्ताव भी विभाग को भेज देंगे। इस विषय में किसी पंच साथी को और कुछ कहना है? एजेंडे का अगला मद है स्वच्छता बनवाना, 5 पॉइंट सिस्टम बनवाने और पेड़ लगाने के बारे में। 5 पॉइंट सिस्टम और मनरेगा के योजना के तहत काम करवाया जाए। इसमें गांव के मजदूरों को रोजगार मिलेगा और पक्का काम करने के लिए ग्रांट भी मिल जाएगी। सरपंच साहब, सोखा गड्ढा बनाने के लिए DRDA में योजना प्रस्ताव भेजकर वहां भी मदद ली जा सकती है। सरपंच साहब, हमें 5 पाउंड सिस्टम के लिए और मनरेगा योजना के तहत काम करवाया जाए। इससे पंचायत फंड का पैसा भी बचेगा और दूसरे विकासित कार्य हो सकेंगे। ठीक है साथियों, प्रस्ताव पास करके DRDA में भी भेज देते हैं और मनरेगा योजना के तहत अनुमान भी बनाकर भेज देते हैं। एजेंडे का अगला मद है गांव में बच्चों के द्वारा मोबाइल के ज़्यादा प्रयोग को रोकना। सरपंच साहब, मोबाइल के ज़्यादा प्रयोग को रोकने के लिए माता पिता अपने बच्चों को फोन न दें। मोबाइल के ज़्यादा प्रयोग के नुकसान को रोकने के लिए शिविरता लगवाया जाए। ठीक है, सभी पंच सहमत हैं तो पूरे गांव में मोबाइल जागरूकता कैंप लगवा दिया जाएगा एवं बच्चों के माता पिता से निवेदन किया जाए कि वे अपने बच्चों को मोबाइल कम दें और देखें कि बच्चे मोबाइल में क्या कर रहे हैं। एजेंडे का अगला मद है गांव में जंक फूड को रोकना। सरपंच साहब, जंक फूड पर रोक लगा दीजिए। जो जंक फूड बेचता मिले उस पर जुर्माना लगाया जाए। ठीक है, सभी ग्रामवासी सहमत हैं तो गांव में जंक फूड बेचने पर रोक लगा देते हैं। यदि फिर भी कोई जंक फूड बेचता हुआ मिले तो उस पर भारी जुर्माना लगा दिया जाएगा। एजेंडे का अगला मद है दहेज प्रथा को रोकना। सरपंच साहब, दहेज प्रथा को रोकने के लिए गांव में दहेज लेन देन पर रोक लगा दीजिए। फिर भी कोई दहेज लेता है देता है तो उस पर भारी जुर्माना लगा दीजिए। धन्यवाद। जी हाँ, यदि सभी पंच सहमत हों तो गांव में दहेज लेने देने पर रोक लगा देते हैं ताकि लड़की के माता पिता लड़की को बोझ न समझें। हमारे एजेंडे का अगला मद है बाल विवाह को रोकना। सरपंच साहब, लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करने पर माता पिता को समझाया जाए। जो माता पिता न माने उसकी सूचना पुलिस को दी जाए। धन्यवाद। ठीक है, बाल विवाह को रोकने के लिए माता पिता को जागरूक किया जाएगा। यदि माता पिता फिर भी न माने तो उनकी सूचना पुलिस को दे दी जाएगी। सरपंच साहिबा, गांव में विशेषकर युगों में नशा करने का चलन बढ़ता ही जा रहा है। गांव में रात होते ही केवल नशा करने वाले ही दिखाई देते हैं। नशे को रोकने के लिए कोई कठोर कदम उठाए जाए ताकि गांव को नशे की दलदल से बाहर निकाला जा सके। जी हाँ, यदि सभी पंच सहमत हो तो गांव में नशा बेचने वालों पर रोक लगा देते हैं। यदि फिर भी कोई नशा बेचता हुआ मिले तो उन पर भारी जुर्माना लगा दिया जाएगा। जरूरी सूचना के प्रति बात करना चाहती हूँ, इजाजत है? सभी पंचों को मेरा नमस्कार। मैं एक जरूरी सूचना के प्रति आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सरकारी स्कूल में जो बसें लगवाई गई हैं
उनमें जो लड़के हैं वो अभद्र तरीके से व्यवहार करते हैं जो कि गलत है और धक्का भी देते हैं। इससे किसी भी बच्चे को चोट आ सकती है और इसकी जिम्मेदारियां बच्चों की नहीं और ना माता पिता की और ना ही बस ड्राइवर की होगी, तो स्कूल के टीचर्स की और वहाँ के प्रिंसिपल की। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर इसी तरह से ये व्यवहार करते रहे तो ये स्कीम बंद करा दी जाएगी। धन्यवाद। और आमदनी काफ़ी अधिक होगी। एडीओ साहब ने विभाग की कुछ जानकारी इनको भी दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करती हूँ कि आप सभी अपने खेतों की मिट्टी व पानी की जांच करवाएं, जो कि कृषि विभाग की ओर से बिल्कुल मुफ्त की जाती है। सभी किसान अपने खेतों से मिट्टी लेकर सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं, जिसमें मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों की पूर्ण जानकारी होती है तथा किसी पोषक तत्व की कितनी कमी है इसके हिसाब से कितना, तथा पानी की जांच से हमें पता चलता है कि हमें इस खेत में कौन सी फसल बोनी चाहिए। पानी की जांच भी कृषि विभाग से करती हूँ कि वो हमारे बीच आए और उन्होंने हमें इतनी अच्छी स्कीम बताई है। तो मैं भी आगे आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि ये किसान लोग जो भी खेत में उर्वरक डालते हैं ये आजकल बहुत मिलावटी आ रहा है, केमिकल युक्त आ रहा है। तो दुकानदार तो बताएगा कि उसमें इतने जैसे थोड़ा इतना डाल के यूज़ करो, और जो उसमें मेन पॉइंट जो लिखा रहता है ना कि 20 ml यूज़ करना है, तो दुकानदार बताएगा कि तुम 40 ml यूज़ करो, और किसान तो होता है बेचारा मासूम, तो वहाँ जाके 40 ml डबल कर देता है, जो फसलों के लिए बहुत हानिकारक है। और पिछले वर्ष 2021 में जब हमारी फसल की जांच की गई तो उसमें बहुत ज़्यादा उर्वरक की मात्रा पाई गई है। ये गलत है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि हमारे आसपास किसानों को ये समझाया जाए और दुकानदारों को बताया जाए कि वो किसी भी ऐसी बात की जांच ना करे कि खुद से किसी को ना बताए कि हाँ इसको हद से ज़्यादा यूज़ करें। धन्यवाद। सभी पंचों, ग्राम सचिव और हमारे एडीओ साहब का धन्यवाद करती हूँ कि वे इस ग्राम पंचायत की बैठक में आए और ग्राम पंचायत की बैठक में स्वयं भाग लिया, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आज की बैठक यहीं पर समाप्त होती है। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस से जो है सब स्कूल के सभी टीचर्स और सभी जो है बहुत खुश हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए। Now you have to be comfortable, and secondly, I am very grateful to have the assistant professor from the diet, Mr. Vijay Swas, and our observer Durga Rana PGT Political from the Pathera. Sir, with the heartiest welcome to you. So give a huge clapping to the guests. सर हम तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और जो हमारे बच्चों को जो है आपने जिस तरह से ऑब्जर्व किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर विजय सर को जो है इनवाइट करती हूँ, वो आए और जो है आप बच्चों को आपकी जो है परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताएं। थैंक यू। Good afternoon, all of you. अरविंद कुमार आचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बदरपुर से। डॉक्टर कविता यादव जी, पीजीटी संस्कृत, राजकीय विद्यालय बदरपुर से। श्री कुलदीप जी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। श्रीमती गुरमीत जी मैडम है, पीजीटी हिस्ट्री विद्या। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मैं बहुत हर्षित हूँ, उल्लासमय हूँ कि आप सभी बच्चे यहाँ इतनी अच्छी आप उपस्थित थे। मैं इस श्रृंखला में विशेष रूप से स्वागत करना चाहूँगा। श्री दुर्गा राणा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठेड़ा, जो कि इस कार्यक्रम में बतौर जज की भूमिका
मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में। प्यारे बच्चों, हम यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष ऑर्गेनाइज करवाते हैं और यह कार्यक्रम किस प्रकार से आयोजित करवाया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, यह NCERT जो नई दिल्ली में श्री अरबिंदो मार्ग पर स्थित है उसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर तक करवाई जाने वाली प्रतियोगिता है। इसका तरीका क्या है कि NCERT सभी स्टेट्स की SCERTs को ये गाइड करती है कि वो इस प्रतियोगिता को अपने अपने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ऑर्गेनाइज कराएं। कोई बच्चा मुझे बतलाएगा भारत में कितने स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? नहीं भाई, 8 हैं। चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और कितने हुए? आप तो 7 बता रहे थे। हाँ, तो ये सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनमें ये आयोजित करवाया जाता है। हमारे हरियाणा में जो हमारे हरियाणा की SCERT है, स्टेट काउंसिल है, वो गुरुग्राम में स्थित है। उसका जिम्मा हमारे हरियाणा राज्य में इस प्रतियोगिता को करवाने का है। SCERT डाइट्स को, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को, प्रत्येक जिले की ये जिम्मेवारी सौंपती है कि आप जिला स्तर पर इसको आयोजित कराएं। यानी जहां से मैं आता हूं, मतलब ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसको जिले भर में आयोजित कराएं। हमारा आयोजन कराने का क्या तरीका रहता है? हमारा करनाल जिला 6 खंडों में बटा हुआ है। घरौंडा, करनाल, इंद्री, असंध, नीलोखेड़ी और निसिंग। हम इन सभी स्कूल्स, सभी 6 ब्लॉक्स में 5-5 विद्यालयों को नॉमिनेट करते हैं रोटेशन बेसिस पर। मान लीजिए आपका ये नीलोखेड़ी खंड है जिसमें बदरपुर आता है, इसमें हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल लगभग 20 हैं। तो हम रोटेशन बेसिस पर हर 5 विद्यालयों को नॉमिनेट करते हैं कि आप सीधे तौर पर इस बार आप ब्लॉक स्तर पर इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अगली बार फिर अगले 5 विद्यालयों को, फिर 5 विद्यालयों को, फिर 5 विद्यालयों को। तो 4 साल में आपकी रोटेशन में एक दफा बारी आनी होती है। तो विद्यालय हमने इंद्री खंड से जो सिलेक्ट किए हैं वो है भोजी खालसा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, हनौरी, आपका बदरपुर का विद्यालय, ब्याना और कपकोली कला। तो ये 5 विद्यालय आप कंपीट कर रहे हैं इस समय ब्लॉक स्तर पर। जो आप में से इन 5 विद्यालयों में जो फर्स्ट रहेगा वह विद्यालय ब्लॉक लेवल पर फर्स्ट रहेगा। इसी प्रकार से इस प्रतियोगिता को हम 18 दिसंबर तक सभी खंडों पर पूर्ण कर लेंगे और 18 तारीख तक 6 ब्लॉक से 6 विद्यालय फर्स्ट आएंगे और वो सभी विद्यालय फिर आगे जिला स्तरीय प्रतियोगिता में, जो जिले में प्रथम आएगा इन 6 सभी स्कूलों में, आगे वो कमिश्नरी के स्तर पर पार्टिसिपेट करता है। कमिश्नरी हमारी जो है, जिसमें करनाल जिला आता है, वह 4 जिलों को मिलकर के बनी है, जिसमें पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल, ये 4 जिले हैं। तो इन 4 जिलों से जो 4 स्कूल में टीम्स फर्स्ट आएंगी वो आगे कमिश्नरी पर पार्टिसिपेट करेंगी और फिर जो कमिश्नरी पर भी फर्स्ट रहेगी वो टीम आगे राज्य स्तर पर पार्टिसिपेट करेगी। हमारे हरियाणा में कुल 6 कमिश्नरी हैं, वो 6 टीम्स जो आपस में कंपीट करेंगी, उनमें जो फर्स्ट आएगा वो नई माह में यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर NCERT नई दिल्ली द्वारा आयोजित कराया जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यह अब आपका खंड स्तर का प्रतियोगिता है, तो ऑब्जर्वेशन के लिए और जजमेंट के लिए टीचर्स यहाँ आए हैं हम लोग। आगे जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर चयनित होते हैं तो भी आपका प्रोग्राम आपके इसी विद्यालय के प्रांगण में होगा। आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कमिश्नरी पर या राज्य स्तर पर आप विनर रहते हैं तो उस स्थिति में भी जजेस और ऑब्जर्वर्स आपके ही विद्यालय में यहीं आएंगे। उस समय आपको एक प्रधानाचार्य को अनुदान भी मेल्टर करके टेंट से और प्रॉपर डिस्प्ले से और इक्विपमेंट्स आप जो गांव के रखना चाहते हैं, प्रतिरूपात्मक प्रॉम्प्ट्स आप अगर यूज करना चाहते हैं तो आप प्रॉम्प्ट्स भी आप उस समय इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर वो लेवल कमिश्नरी का भी यही होता है और प्रतियोगिता के लिए SCERT हरियाणा गुरुग्राम से जो ऑब्जर्वर्स हैं और जो जजेस हैं यही आपके विद्यालय में आएंगे। इन केस
अगर आप राष्ट्रीय में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एक शैक्षणिक भ्रमण करने का अवसर प्राप्त होगा, जिसमें आप राष्ट्रपति भवन, विस्टा ब्लॉक है, वो सब आपको घूमने को मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जो कैबिनेट के सदस्य हैं और राष्ट्रपति हैं हमारी महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो उन सब बच्चों से मिलती हैं जो वहां उस शैक्षणिक भ्रमण के लिए जाते हैं। तो आपको वहां भी, अगर आप राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता तक जाते हैं तो आपको वहां भी जो है घूमने का अवसर प्राप्त होगा। तो मेरी शुभकामनाएं आप सब बच्चों के साथ हैं। आपकी आज बहुत बेहतरीन प्रतियोगिता थी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा कि हम इस युवा ग्राम पंचायत प्रतियोगिता और युवा संसद प्रतियोगिता, ये 2 प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं जिनको हम प्रत्येक वर्ष ऑर्गेनाइज कराते हैं। इनको आयोजित कराने का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, हम किस वजह से इन प्रतियोगिताओं को आयोजित करवाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सबको मालूम होगा कि ये जो हमारा समाज है ना, ये एक रचनात्मक और संरचनात्मक तरीके से बसा हुआ है ना। इसमें जीने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस चाहिए। पहले आदि मानव था, जब हम अनसिविलाइज्ड थे, प्रिमिटिव थे, तो जैसे मर्जी रहते थे, लेकिन नियम और कायदे और कानून चाहिए और शासन व्यवस्था चाहिए। अगर शासन व्यवस्था नहीं होगी तो क्या हमारा देश सुचारू रूप से काम कर सकता है? फिर तो इस बहन जी का मन करेगा कि मैंने तो सड़क के बीच में चारपाई डाल के सोना है, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली आए तो आए, उधर से घूम के जाए, मैं तो नहीं जाने दूंगी। तो ऐसा तो मनमर्जी नहीं चलती किसी की है। हमारी न्यायपालिका है, कानून व्यवस्था है ना, दंड की प्रक्रिया है। तो जो ये हमारा शासन है, ये शासन हमारे इस देश में किस प्रकार का है? क्या ये लोकतांत्रिक शासन है या तानाशाही है? हमारे देश में कोई बता सकता है मुझे बच्चा? लोकतंत्र होता है, राजतंत्र होता है। क्या होता है? एक राजा होता है और सारी बाकी सब क्या होते हैं? प्रजा। राजा का मन आया, बड़ा खुश है, तो चलो भाई इसको इनाम दे दिया। अगर मूड खराब है तो चलो इसकी गर्दन। लेकिन अब ये हमारा देश राजतंत्र ना होकर के क्या है? लोकतंत्र और गणतंत्र की यहां पर व्यवस्था है। तो इसमें शासन की व्यवस्था क्या है? हम अपना शासन स्वयं चलाते हैं, है ना। हम में से ही लोग प्रतिनिधि होते हैं जो निर्वाचित होकर के आगे आते हैं और फिर वो सरकार का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे भारत देश में सरकार के कितने लेवल्स हैं? कोई बच्चा मुझे बताएगा? जो बच्चे पर हाथ खड़ा करें एक बार। 3 है, बस कुल 3 है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। कोई मुझे बता सकता है पहला सरकार का स्तर कौन सा है भारतवर्ष में? सरकार के जो स्तर है वो 3 हैं। सबसे पहले हमारे भारत संघ की सरकार है, जिसे हम केंद्र सरकार के नाम से जानते हैं। किसकी सरकार है? हाँ, केंद्र सरकार है। हाँ, उसके बाद हमारे जो देश है भारत, वो केंद्र शासित प्रदेशों में और राज्यों में बटा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश फिर से सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और जो राज्य हैं उनकी अपनी सरकारें होती हैं। जैसे हमारे सरकार हरियाणा सरकार, पंजाब की पंजाब सरकार है, राजस्थान की राजस्थान सरकार है, उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश सरकार है। तो राज्य सरकारें हैं। उसके बाद दूसरा स्तर कौन सा है? राज्य सरकारें। फिर अगला हमारे जो राज्य हैं वो किन में बटे हुए हैं? वो जिलों में बटे हुए हैं। किस में बटे हुए हैं? जिलों में। क्या जिला स्तर पर भी प्रशासन होता है? क्या होता है? जिला प्रशासन होता है। और जिला आगे गांव में, नगरों में, शहरों में बटा हुआ होता है, छोटे या बड़े। उनमें स्थानीय निकाय होता है। क्या होता है? ये तीसरा स्तर है। ये क्या है? तीसरा स्तर है। स्थानीय निकाय को हम लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के नाम से जानते हैं। जैसे आपके गांव बदरपुर में क्या है? ग्राम पंचायत है। कुछ ग्राम मिलकर के ब्लॉक समिति बनाते हैं और फिर वो जिला परिषद बनाते हैं, जिला स्तर तक, ठीक है। और शहरों में क्या होता है? जो छोटे शहर हैं उनमें नगर पालिकाएं हैं और बड़े शहरों में क्या है? नगर निगम है, आबादी के हिसाब से। तो वो स्थानीय निकाय कहलाते हैं। तो ये तीसरा स्तर है। तो इस स्थानीय निकाय में और बाकी 2 में क्या बेसिक डिफरेंस है? कोई बच्चा मुझे बतला सकता है? जिस प्रकार से हमारी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, विधेयक ला करके उसे लोकसभा में और राज्यसभा में पारित करने के बाद जब हमारे देश के राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देते हैं, साइन कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? एक जाता है। इसी प्रकार से राज्य की सरकारें अपने राज्यों के लिए ला सकती हैं, लेकिन स्थानीय निकाय किसी प्रकार का कानून नहीं बनाती, बल्कि वो जिला प्रशासन के साथ तालमेल करके केवल और केवल आपके आसपास का
जो विकास कार्य है उसको अंजाम देती है। यहाँ का व्यक्ति जो है उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा उन विकास कार्यों में। तो स्थानीय निकाय का जो उद्देश्य है वो उसको शामिल करने का है ताकि वो अपने क्षेत्र का विकास कार्य कर सके। अब ये विकास कार्य करने के लिए जो बाकी लोग हैं, है ना, तो प्यारे बच्चों, अब हमारा जो इस कार्यक्रम को आयोजित कराने का उद्देश्य क्या है कि आप लोगों में इस चीज की समझ विकसित हो सके कि किस प्रकार से हमारी ग्राम पंचायतें, हमारे स्थानीय निकाय कार्य करते हैं। इसके लिए हम युवा ग्राम पंचायत का आयोजन करवाते हैं। किस प्रकार से हमारी दिल्ली में बैठी हुई केंद्र की सरकार कार्य करती है, उसके लिए हम यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन्स का आयोजन करवाते हैं। तो आज जो आपने ये प्रस्तुति दी है, ये एक नाट्य रूपांतरण है आपके स्थानीय निकाय की कार्य प्रणाली का। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे इस चीज के लिए, कल को आपने ही बड़े होना है और आपने ही इस देश का विकास बेहतर रूप से कर पाएंगे। हाँ, सिर्फ इसी उद्देश्य से हम इन कार्यक्रमों का आयोजन करवाते हैं। ये हमारा उद्देश्य रहा इसको आयोजित करवाने का। तो अब ये सब बातों में ऑर्गेनाइज कराने का नॉर्म है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मिनिमम इज 50 एंड मैक्सिमम इज 55। न्यूनतम संख्या प्रतिभागियों की 50 और अधिकतम 55। तो मैंने यहां काउंट किया था, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वर 50। तो वो उस नॉर्म को फुलफिल करते हैं। एक बात। दूसरी चीज, इसमें जो टाइम लिमिट है, युवा ग्राम सभा की आपने मीटिंग रखी और फिर ग्राम पंचायत की आपने मीटिंग रखी, तो इसमें जो टाइम है लिमिट, दैट इज मिनिमम 50 मिनट्स ऑफ पार्टिसिपेशन एंड मैक्सिमम 60 मिनट्स ऑफ पार्टिसिपेशन। आपने 1:02 PM पर आपने ये शुरू किया है और 1:54 PM पर आपने इसको खत्म किया है। यानी आपने 52 मिनट में नेट टाइम यूज करके इसको फिनिश किया है। यानी 52 मिनट, यानी 50 मिनिमम था और 60 मैक्सिमम था। तो आप उस समय अवधि में भी खरा उतरते हैं, ये भी बिल्कुल सही था। अगली चीज स्क्रिप्ट की है। स्क्रिप्ट आप लोगों की तैयार थी, सर के पास आ गई है। उसमें सर लेवल इंडेक्स था, हाँ वो भी बहुत सही है। अब अगली बात ये है कि आप, अच्छा यूं बताइए मुझे एक बच्चा कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? ग्राम पंचायत होती है, वो ग्रामीण। वेरी गुड, ताली बजाएंगे इसके लिए। लेकिन क्या आप 18 साल से ऊपर की आयु के हैं? नहीं है ना। हाँ, तो क्या आप ग्राम सभा के सदस्य हुए? नहीं हुए। ग्राम सभा का सदस्य वह व्यक्ति होता है जो उस गांव का स्थायी निवासी है, 18 वर्ष से ऊपर की आयु का है और उसका नाम निर्वाचन सूची में है, वोटर लिस्ट में उसका नाम है। जो ये 3 कंडीशंस फॉलो करता है वो क्या होता है? ग्राम सभा का सदस्य। और ग्राम सभा का सदस्य ही ग्राम पंचायत को निर्वाचित करता है, चुनता है। सरपंच के पद पर कोई खड़ा हो सकता है। सरपंच कौन बनी हुई थी, खड़े हो जाएंगी? ग्राम सभा ने वोट देकर के चुना है। वेरी गुड, ताली बजाएंगे। बैठ जाइए। बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है। एक वार्ड को क्या कहते हैं? एक भाग को एक वार्ड कहते हैं। आपके 8 वार्ड वहां तक देखो वो नंबर डला हुआ है और 8 पंच आपने जो है हर एक वार्ड से चुने हुए हैं। तो ये 8वें वार्ड से संबंधित पंच को चुनना और ग्राम के लिए ग्राम सरपंच को चुनना, ये किनका उत्तरदायित्व होता है? ग्राम। और फिर वो उनको चयनित करते हैं। कितने समय के लिए उनको चुना जाता है? कितनी अवधि होती है उनकी? 5 साल की अवधि होती है। बिल्कुल सही। अब सचिव कौन होते हैं? क्या वो भी गांव के सदस्य होते हैं? नहीं, वो क्या होते हैं? एक प्रतिनिधि होते हैं जिनके तालमेल से ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन उस गांव के विकास कार्यों को अंजाम देता है। जो लिखा पढ़त होती है, रेजोल्यूशंस होते हैं, मिनट्स होती हैं, रिकॉर्ड कीपिंग का काम होता है, वो किसका होता है? हाँ, ग्राम सचिव का होता है। बैठिए, शाबाश। और जो इधर थे वो सब सरकारी लोग थे। ये इधर पंचायत थी, इधर गवर्नमेंट लॉबी थी और इधर ग्राम सभा के सदस्य थे। आप ठीक इस प्रकार से बैठे हुए थे। तो सबसे पहले आपने शुरुआत करी शोक संदेश से, वो बिल्कुल ठीक है। सरकारी दीर्घा में अब जो प्रीवियस टास्क्स हैं जो आपने पहले करवा दिए, पिछले सही है। अब एक तालाब का कार्य की कोई बात आई थी,
कि वो तालाब का कार्य करवा दिया जाए कि नहीं करवा दिया जाए। सरपंच ने तो ये क्वेश्चन पूछा स्क्रिप्ट में जो डायलॉग में था। मैं चाहूंगा कि श्री कुलदीप जी हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं तैयारी करवाने के लिए, और गुरमीत जी हैं मैडम पीजीटी हिस्ट्री जो तैयारी करवा रहे हैं, इन चीजों का नोट ले लें कि यदि आप अगले स्तर पर आप तैयारी करवाते हैं तो उसमें मिस्टेक ना रहे। तो सरपंच साहिबा ने तालाब का कार्य की बात शुरू करी कि भाई बोलो आप लोगों का ये काम हो जाए कि ना हो जाए। खड़ा होकर के इरिगेशन की या किसी और बिजली बोर्ड की बात शुरू कर देता है, तो वहां पर वो डायलॉग्स में इररिलेवेंसी नजर आई थी एक समय पे। दूसरा 100 ग्राम सचिव के माध्यम से सरपंच जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसमें 40,000 रुपए इसी ये आया वो आया, वो सारा बतला दिया। आय कितनी हुई वो टोटल उन्होंने अनाउंस नहीं किया था। दूसरा जो एक्सपेंसेस हुआ वो 44,600 टोटल करें तो कई लाख है, ये 8,76,000 रुपए वो जो शेष बचा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा उसको जो थोड़ा सा ठीक है, इस चीज की थोड़ी आवश्यकता है कि भाई हाँ हर चीज गलती से ही हो जा रही है, तो वो भी इतनी पारदर्शित नहीं होती। कुछ उसमें विरोध किसी का और लोगों के सामने वो चीज को लेकर के आना कि इसमें ये अनियमितता, और ये एक किस्म का प्रॉम्प्ट है जो कि आपके द्वारा बिल्कुल अप्रोप्रिएटली यूज किया गया है, इसके लिए आप तालियां बजाएं एक बार। अगली बात जो इसमें महत्वपूर्ण प्रभाव की कमी थी, मतलब ऐसा था कि आपने चीजों को स्क्रिप्ट को मेमोराइज किया हुआ है और आप मोनोटोनसली बोल रहे हैं उस चीज। स्कूल यूनिफॉर्म में आए हुए हैं, क्या आपके जो ग्राम सभा के सदस्य हैं वो स्कूल यूनिफॉर्म में रहते हैं? या जो आपके नेक्स्ट टाइम जब भी परफॉर्म करेंगे स्कूल यूनिफॉर्म में ये 50 बच्चे नहीं होंगे। जो आपके गांव का स्थानीय परिधान है तो लड़कों वाली, लड़कियां हैं तो लड़कियों वाली, कोई ये जो ये लड़के खड़े परिधान है, धोती कुर्ता खंडोवा वगैरह भी पहन सकते हैं, ठीक है। बैठिए, लड़कियां सूट साड़ी सलवार जो आपके मम्मियां घर में बहनें दादियां जो पहनती हैं उस प्रकार से आप हायर लेवल पर भी रख सकते हैं। अब फिर लेखा रिपोर्ट है, ये चीज आपने रखी हुई थी। तो अब टोटल अनाउंसमेंट जो आय की हुई और व्यय की हुई, वो जो टोटल जितना उसने बोला लास्ट में, वो जो अनाउंसमेंट्स की वो टोटल मिसमैच था। इनका जोड़ वो बता रही है 1,36,000। तुम लेकर के एक लड़की खड़ी हुई थी, वो भी खड़ी हो जाए। बहकर गांव में आ रहा है, इस तरह से मोनोटोनस नहीं बोलें, आपने बोलना है, फ्लो करना है। किसको प्रस्तुत करना है? नाटक को प्रस्तुत करना है। इसके लिए आप जो आपके आई एम डूइंग दिस थिंग बाय द वे ऑफ माई ओन नेचुरल फिनोमेनन। हाँ, जो ये लेकिन जो ये इधर की लॉबी है खासतौर पर ये, ठीक है। अर्जी सरपंच साहब मेरी तो एक दिक्कत है, मेरी बात सुन लो। तो इस जगह थोड़ा नुकी खड़े हो गए, मैं बोलने लगे तो अड़के उस बात पे। इस तरह का एक्सेंट आप लेकर के आइए अपने अंदर, ठीक है। एक नशे को लेकर के अलार्म उठाया, जवाब में आया निगरानी कमेटी बना दो। फिर मोबाइल और मीडिया लिटरेसी की बात आई, समस्या आई, कमेटी बना दो। को रोकना, क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कमेटी बना दी जाए और जो कोई आदमी सार्वजनिक स्थान पे या घरों में फोन यूज कर रहे हैं वो उनको रोक पाएंगे? क्या इसका कोई और तरीका? मोबाइल को एड्रेस करना है, जंक फूड की बात आई, कमेटी बना दो। तो एक ही सॉल्यूशन हर चीज का ना रखें, उसमें बैठ जाइए आप दोनों। क्या लाइन? वेरिएशन लाइन पर भी आ गए हैं। मैसेज बहुत छोटा दिया इन्होंने, लेकिन एक जो 57 एक ये जो है 14 नंबर जन्म लिया, ठीक है ना। तो इस पे अवेयरनेस की आप जो है यहाँ पर बात करें। अब वो दहेज जो लेगा, बैठिए, दहेज लेता या देता पाया गया तो जो राज्य की सरकार है और केंद्र की सरकार है उनसे पृथक है। वो है कानून बनाने और नियम बनाने के लिए सक्षम नहीं करेंगे वो कमेटी, ना कि वो उस पर फाइन इंपोज करेंगे और उस फाइन का कलेक्शन करेंगे। ये सरपंच की पावर्स जो डेलीगेशन होती हैं उसके बाहर की बात है। ये इसको आप लोगों को करेक्शन की जरूरत है स्क्रिप्ट में। पोस्ट ऑफिस में सेविंग स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना, ये लड़के ने जो है बहुत अच्छा चीजों का जो है मेंशन किया। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसका मैसेज बहुत बढ़िया है, लेकिन बोले बिल्कुल नेचुरल एक्सेंट के साथ, दमदार। वो जनरल पब्लिक वाली हुआ, आप ध्यान रखेंगे। डिस्कशन जो बाद में जब वो मीटिंग चल रही है, बीच में पंच और सरपंच और सचिव आपस में बात कर रहे हैं ना अनऑफिशियली, मीटिंग को रोक करके, वो बहुत सही पॉइंट था। वो एक नेचुरल वे ऑफ एक्टिंग है आपका। वो खड़े हो जाए सरपंच और सचिव, मीटिंग को रोक करके, और बाकी वो लोग हैं और वो माइक हटा करके आपस में कॉन्वर्सेट कर रहे हैं, जिस कॉन्वर्सेशन को कोई और नहीं सुन पा रहा है। मतलब वो जो टॉक्स हैं टू बी मेड पब्लिक लेटर ऑन वेदर वी शुड डू
इन दिस वे और दैट वे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो उस चीज 100% की सहमति का हाथ उठा। एक आधा तो ऐसा भी होता है 100 के 100 नहीं होते कि ना भाई इसमें यह चीज गलत लगा है, मैंने कुछ चीज स्क्रिप्ट में ऐसी ऐड करी जाए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि एक समस्याओं को लेकर के, जागरूकता की चीजों को लेकर के सिर्फ रेजोल्यूशन हुआ। जो नया काम टेकअप करना है उसका हम इसमें जो चाहते हैं इनपुट, ये इस चीज को सर प्लीज मैडम गुरमीत जी और कुलदीप जी देती हैं। जितना भी इन्होंने एड्रेस करा सीधा यहाँ स्क्रिप्ट पे कॉपी रख के, और सामने भी नहीं खड़ी थी ये, टेढ़ी होकर के यूं देख के और उसको पेपर रीडिंग करके और फिर वो चली गई। इस चीज को अवॉइड कीजिए बेटा। दूसरी चीज कि उसके बाद सचिव आपका धन्यवाद कर रही है कि जी ये लेट आए। अब लेट आए हैं तो अबराड़ी जलाना वो इस समय की मांग भी है। इस पर किस प्रकार से अंकुश लगे, किस प्रकार से लोग अवेयर हों। वो जला रहे हैं, वो अज्ञान है। क्या होता है, मेरे 1 किले का तो धुआं है, लेकिन वो सब किलों का लगा लगा के पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश कितना सारा हो जाएगा, है ना। और क्या उस पराल के बैठ जाइए आप, उस पराल के निष्पादन का कोई भी जरिया नहीं है। अब सरकार सब्सिडी उस पर दे रही है, और क्या उसको इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल से मिट्टी में 2, 3, 5 इंच दबा दिया जाता है, वो भी प्रावधान अब आ गया है। वो उसको जो है दोबारा से उसमें गड़ के मिल जाएगा, और वो भूमि की जो फर्टिलिटी है उसको भी मेंटेन करेगा। तो इस तरह का ये जो पराली जलाना है, ये भी आप इस चीज में ऐड कर सकते हैं। आपका एंडिंग बहुत अप्रोप्रिएट थी, इट वाज एक्सीलेंट से प्रस्तुति की है। आप समस्त करनाल जिले और हरियाणा प्रांत में आप जितना मैक्सिमम भेज पाए, ताकि बच्चों में अवेयरनेस आए। अधिकांश ग्राम पंचायतों में क्या होता है, ये मीटिंग्स होती नहीं, भी रजिस्टर को घर भेज के बुला के साइन करा लियो चुपके से। ये चीज सोशल ऑडिट होना चाहिए। आय का, व्यय का विवरण हर प्रकार से हो, हर नागरिक इससे जागरूक हो। सरपंच एक्चुअली कौन है, परिवार का कोई एक सदस्य सरपंच होता है, वो तो अपना घर में बैठा रहता है, दूसरा उसका प्रतिनिधि बन करके सरपंच ही झाड़ता है 5 साल। तो लोगों में अवेयरनेस आए। हमारा उद्देश्य मेन जो है इस कार्यक्रम को आयोजित कराने का केवल यही है। तो जितने भी पत्रकार बंधु इस विद्यालय में यहाँ उपस्थित हैं, इन बच्चों की प्रस्तुति को इन्होंने देखा है, तो उनके माध्यम से भी मैं चाहूंगा कि ये जन संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, और आगे हमारा देश प्रगति की राह पर अग्रसर हो, उन्नति की राह पर अग्रसर हो। तो जो भी इसमें अध्यापकगण इन्वॉल्व थे, जिन्होंने बच्चों के साथ मेहनत करी है, और आप सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। इसके अलावा आप अगर कर्ज और 2 टीचर्स जो इन्वॉल्व थे प्रिपरेशन कराने के लिए, अवश्य प्रदान कर दिए जाए। अब मैं अपने वक्तव्य को विराम देते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री दुर्गा राणा जी को। टीचर्स, पत्रकार बंधु सभी को नमस्कार और बच्चों का आशीर्वाद। ऐसा तो कोई विषय या मुद्दा रहा नहीं है जिसपे मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि हमारे बड़े भाई और अनुभवी अध्यापक और काफ़ी लगन के साथ जो इन्होंने बताया है उससे सब कुछ क्लियर हो गया। पर मैं आपसे थोड़ी सी एज ग्रुप से पहले वालों में से हूँ, तो थोड़ा सा टीवी देखता हूँ। अगर आपने एक वेब सीरीज़ देखी हो पंचायत, देखिए किसी ने, बड़ी फेमस हुई थी, अब उसकी सीक्वल भी आ गया उसका। हे फुटको, ये डायलॉग सुना नहीं आपने, 2 कप चाय। तो इसका मतलब आप इंस्टा ज़्यादा देखते हो, ठीक है ना, टीवी कम देखते हो। यूट्यूब पे पड़ी होगी वेब सीरीज पंचायत नाम है उसका। उसमें आपको ग्राम सचिव का रोल, पंचायत का जो ग्रामवासी है उनका एक इंटरेस्टिंग वे में ना बिल्कुल अच्छे से वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। एक तो आपको वो सीरीज देखनी है अगर आप अगले लेवल पे पहुँचते हैं। जो मेरा काम है कि मुझे देखना है कि आप 500 स्कूल में से कौन जीतेगा, और मुझे लगता है शायद आप जीत जाए। अगर आप जीतते हैं तो उसके बाद भी मुझे ही जज करना है। तो अगर दोबारा मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका मिलता है ना, तो मैं वो इम्प्रूवमेंट देखना चाहूँगा आपने कि आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया। दूसरा, हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमें कहीं से रोल मॉडल नहीं मिल रहा है कि मुझे ये कैसे प्रेजेंट करना है, तो हम अपनी मम्मी को या अपने पापा को उसकी जगह बिठा के देख सकते हैं। अगर मेरे पापा को ये बात वहाँ पे बोलनी होती ग्राम सभा में, तो वो कैसे बोलते, गुरु बैठ के बोलते, सर खुजा के बोलते, किस तरह से वो नेचुरल वे में हम वहाँ से कोई भी रोल मॉडल हम उठा सकते हैं। अगर आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक एक्टर है, ठीक है, उनको देखा, वो काफ़ी नेचुरल एक्टर है, उस तरह से आपको बिहेव करना है। तो ऐसी तो कोई बात रही नहीं है कि जो सर ने नहीं बताई है, ऐसे तो इस पर शाम भी हो जाएगी। जो 3 बच्चे जो मुझे इफेक्टिव लगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया खुद को, एक तो हमारे सरपंच साहब, एक सचिव और एक हमारे स्कूल की प्रिंसिपल अलका, है ना। तो मुझे इन तीनों के लिए
काफ़ी अच्छे से इन्होंने प्रेजेंट किया है। बैठ जाओ। अब नाम हमें 2 देने हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि 3 दे दें, जिससे सर्टिफिकेट एक बच्चे को और एक्स्ट्रा आ जाए। ठीक है ना? तो अगर दोबारा से आपको ये मौका आता है, इसके चांसेस हैं कि आप लोग स्तर पर जीत जाए। ठीक है ना? केवल 2 स्कूल और बाकी हैं, 3 में हम जा चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। कंपटीशन टफ है। ठीक है ना? अगर आप ये रिवॉर्ड अपने स्कूल लेके आना चाहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत की ज़रूरत है। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। हरियाणवी टच लाएँ अपनी लैंग्वेज। हरियाणवी टच लेके आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? 2-3 करनाल का एरिया है, बॉर्डर एरिया है, यूपी का टच बिल्कुल आपके पास में। 2-3 जो लेडीज़ ग्राम सभा में आती है, थोड़ा यूपी टच भी आप लेके आ सकते हैं। एक नेचुरल सा माहौल बना रहा है आपको। ठीक है ना? तो इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बाकी देखते हैं। और एक और बात, जो प्रबंधन किया है प्रिंसिपल सर ने और सभी स्टाफ ने, वो उसके मैंने नंबर्स भी पूरे दिए हैं। जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छी है और शायद इसका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा अगर आप आगे जाते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच। पैदल शब्द कहीं युवा ग्राम पंचायत कार्यक्रम में डाइट शाहपुर से पहुंचे असिस्टेंट प्रोफेसर श्री ब्रजेश वत्सी, कार्यक्रम के जज श्री योगन दुर्गा राणा जी, और इस कार्यक्रम पिछले कई दिनों से लगे हुए मैडम गुरमीत जी, कुलदीप जी, सुरेंद्र जी, भूपेंद्र जी, अजीत जी और उनके साथ में विराजमान पीजीटी हिंदी संदीप जी और प्यारे बच्चों, आपने की जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी। इतने कम समय में आपने इतना अच्छा करके दिखाया, इसके लिए मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और एक सुझाव भी देता हूं कि सर ने जो गाइडलाइन दी है, सर ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर काम करें। जो किसी की कमियों को बताता है वो आपका सच्चा हितैषी होता है। कल वो कमियां कभी दूर की जा सकती है जब कोई हमें बताएगा कि आप ऐसे चलें, ऐसे बोलें, आपका डायलॉग ऐसे हो। कुल मिला के सभी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन उस समय पे जो हमारे जज बैठे थे उसके दिल को कौन सी बात छुई, ये उस एक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितने नेचुरल वे से उसका अभिनय किया। बाकी सभी बच्चे साधुवाद के पात्र हैं और जो बाहर से हमारे मेहमान आए उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं और स्कूल की तरफ से जो आयोजक रहे उनका भी मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।